बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट है CIT 134 इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसमें जो चैप्टर 7 जो है हम स्टार्ट किया हुआ था ट्रांसफार्मर के हवाले से, तो आज जो हमारा आर्टिकल है वो 7.1.4 है, टर्न रेशो के। तो बेटा आपको ये बताता चलूँ कि आप ये जो लेक्चर ऑब्जर्व कर रहे हैं ये सादत होम ऑफ नॉलेज के चैनल से आप इस लेक्चर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आप बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें, उसके बाद लाइक किया करें, कमेंट्स दिया करें और इस पर फीडबैक लाजमी दिया करें। तो आते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। तो आर्टिकल नंबर 7.1.4 है टर्न रेशो ऑफ ट्रांसफार्मर। तो टर्न रेशो क्या है कि ये मैंने एक ट्रांसफार्मर की फिगर बनाई है। तो इसमें देखेंगे ये टर्ने हैं और ये टर्न है। ये जो है इसको हम बोलते हैं NP प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, ये कहलाते हैं NS सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ से आपने VP लिखा हुआ है। VP का मतलब है प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज और VS का मतलब है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। तो हियर NP बी द प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, NS बी द सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ पे क्या है बेटा, इस फिगर में जो NP है इसको हमने प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कहा हुआ है और NS जो है वो हमने सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कहा हुआ है। तो आप इसको टर्न रेशो को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? द टर्न रेशो कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इट इज द रेशो बिटवीन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स टू द सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स इज कॉल्ड टर्न रेशो। तो कहता है कि जो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनकी और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स के दरमियान पाई जाने वाली जो निस्बत होती है उसको टर्न रेशो कहा जाता है। इट इज नोटेड बाई n, इसको बेटा n से जाहिर करते हैं बिकॉज इट इज अ रेशो। तो याद रखिएगा कोई भी हमारे पास रेशो होगी उस रेशो की यूनिट जो है वो नहीं होती। तो बिकॉज इट इज रेशो देयरफॉर इट हैज नो यूनिट। तो अब n से हमने इसको डिनोट किया हुआ है। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्न रेशो। तो आगे देखते हैं बेटा कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफार्मर डिजाइनर। जो ट्रांसफार्मर डिजाइनर होते हैं, जो जिन्होंने ट्रांसफार्मर डिजाइन करना होता है, उनके लिए ये जो टर्न रेशो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। व्हेन ट्रांसफार्मर डिजाइन दिस पैरामीटर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। तो जब भी कोई हम ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं तो उस वक्त हमें टर्न रेशो जो है वो सामने रखनी होती है, इसको कंसिडर करना होता है। इसकी रीजन क्या है बेटा कि अगर आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आप इसकी जो सेकेंडरी टर्न है वो कम करेंगे और प्राइमरी टर्न ज्यादा रखेंगे। तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्या हो जाएगा, NP इज ग्रेटर देन NS। तो यहाँ पे क्या है कि आपने प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखनी है और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स कम रखनी है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी की निस्बत ज्यादा होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसी तरीके से अगर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करना है, डिजाइन करना है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे NP इज लेस देन NS। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है वो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स से कम होंगी, यानी कि सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखेंगे और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कम रखेंगे तो हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं बॉडी को। तो याद रखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में आपने ये 5 पार्ट्स हैं, ये मेन पार्ट्स होते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे पार्ट्स और भी हैं बेटा, उनको हम इसको डिस्कस नहीं करते क्योंकि आपके जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सिर्फ इतना ही काफ़ी है। बेसिक पार्ट्स हैं वो ही आपको डिस्कस करने होते हैं। इट हैज फॉलोइंग पार्ट्स। नंबर 1 बॉडी और योक, लैमिनेशन कोर, वाइंडिंग्स, टेपिंग, इंसुलेशन। तो इनको हम बेटा बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो आप इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा। तो क्योंकि इसकी मैं डिटेक्शन आपको नहीं दे रहा, तो आप इस लेक्चर को जब गौर से सुनेंगे और साथ साथ कॉपी के ऊपर लिखते जाएंगे तो फिर आपके जो नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपने बेटा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वीडियोस को वो ऑन रखना है और जो जो सुनेंगे आप उनको अपने अल्फाज में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं बॉडी को। बॉडी जो है या योक किसी ट्रांसफार्मर के बैरूनी पार्ट या उसको हम बॉडी कहते हैं और या योक कहते हैं। तो याद रखिएगा ये हमारे पास स्टील की बनाई जाती है। अब इसका मेन मकसद क्या होता है कि इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर ट्रांसफार्मर की कोर भी मौजूद होती है, ट्रांसफार्मर की कॉइल भी अंदर मौजूद होती हैं और इसके टर्मिनल्स होते हैं, इंसुलेशन ऑयल होता है। तो इवन के हर इंटरनल पार्ट जो है वो इसके अंदर बंद कर दिए जाते हैं।
तो ऐसी बॉडी, ऐसे जिसको इन तमाम ट्रांसफार्मर के इनर पार्ट जो है वो इसके अंदर महफूज कर दिए जाएं, उसे हम क्या कहते हैं बॉडी। और याद रखिएगा ये बेटा स्टील की बनाई जाती है। और इसका दूसरा मेन मकसद क्या होता है कि बैरूनी जो चोटें होती हैं, अगर कोई मैकेनिकल स्ट्राइक्स आती हैं, इसको मैकेनिकल स्ट्रोक्स जो है वो अगर आती हैं, तो इसके जो इंटरनल पार्ट है, इसकी वाइंडिंग हो गई, इसकी कोर हो गई, इसकी लेमिनेशंस हो गई, तो इन सारे को वो महफूज भी रखती है। तो मेन मकसद इस बॉडी का क्या होता है कि इसके इनर पार्ट्स को महफूज रखना, मैकेनिकली चोटों से बचाना, और दूसरा क्या होता है कि जितने भी पार्ट्स हैं हमको एक ही जगह पे जम कर देना। अब इसको केरोसिन से बचने के लिए, यानी कि जंग से बचाने के लिए, इस ट्रांसफार्मर बॉडी को अंदर से भी और बाहर से भी आप इसको पेंट करेंगे। ब्लैक कलर का पेंट किया होता है ताकि इसको जंग से महफूज किया जाए। तो ये है बेटा हमारे पास बॉडी। आगे आते हैं लेमिनेशन कोर। लेमिनेशन कहते हैं बारीक बारीक पत्रियों को। तो पत्रियों को बेटा आपस में जोड़ के हम लेमिनेशन बनाते हैं, एक कोर बना लेते हैं। तो याद रखिए कि लेमिनेशन की जो मोटाई होती है, अगर ट्रांसफार्मर हमारा 50 साइकिल पर सेकंड में बनाया गया हो, अगर आप ट्रांसफार्मर जो है 50 साइकिल पर सेकंड सब फ्रीक्वेंसी पे डिजाइन कर रहे हैं, तो उस वक्त उसकी जो थिकनेस होती है, उस लेमिनेशन की जो मोटाई होती है, वो 0.35 mm के बराबर होती है, मिलीमीटर। तो एट 50 साइकिल्स पर सेकंड, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज या 50 साइकिल पर सेकंड होगी, तो उस लेमिनेशन की जो मोटाई होती है वो 0.35 mm रखी जाती है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास 60 साइकिल पर सेकंड ट्रांसफार्मर जब डिजाइन करना है, तो उस वक्त 0.5 mm एट 60 साइकिल्स पर सेकंड। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 साइकिल पर सेकंड होगी, तो उस वक्त जो लेमिनेशंस की मोटाई होगी, जो पत्रियों की मोटाई रखी जाती है, वो है 0.5 mm। तो याद रखिएगा दुनिया के अंदर सिर्फ ये दो फ्रीक्वेंसी जो है वो यूटिलाइज होती हैं। या तो 50 साइकिल पर सेकंड, हमारा एशिया में 50 साइकिल पर सेकंड इस्तेमाल की जा रही है, जबकि अमेरिका में, यूरोप में ये 60 साइकिल पर सेकंड जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लेमिनेशंस की मोटाई रखी हुई है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो जितनी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल होगी तो 0.35, ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है बेटा कि अगर 50 साइकिल पर सेकंड ट्रांसफार्मर डिजाइन किया हुआ और उसकी जो लेमिनेशन की मोटाई होगी वो कितनी होगी, तो वो याद रखिएगा 0.35 mm होती है। अगर 60 साइकिल पर सेकंड होगी तो उसकी मोटाई जो है वो 0.5 mm होती है। अब बात आती है कि हम एक सॉलिड कोर क्यों नहीं बना लेते, तो हम उसके लेमिनेशन ही क्यों करते हैं। तो सॉलिड कोर में देखेंगे आपको लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में ये चीज बताई है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो बेटा जब रेजिस्टेंस कम होगी तो उसमें से एडी करंट जो है वो ज्यादा फ्लो करेगी। तो एडी करंट ज्यादा फ्लो करने से क्या होगा, उसके अंदर जो एडी करंट लॉसेस होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो यहां से एडी करंट लॉसेस इंक्रीज कर देंगे बेटा, ज्यादा हो जाते हैं। तो हमारा मकसद क्या है, जब एडी करंट लॉसेस इंक्रीज होंगे तो कोर उसकी हीट अप होने शुरू हो जाती है। तो हीट अप होने से क्या होगा, तो उसके अंदर वो जो मैग्नेटिज्म वाला है वो डीमैग्नेटिज्म का अमल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो लिहाजा हमारा मकसद क्या होता है कि इस एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करना। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए ये जरूरी होता है कि आप इस क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करते जाएं। जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो डेफिनेट लॉज ऑफ रेजिस्टेंस के तहत इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इंक्रीज ज्यादा होने से क्या होगा, उसमें करंट कम फ्लो करेगी। जब करंट कम फ्लो करेगी तो इसके अंदर आने वाले I2R लॉसेस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये मकसद होता है कि इसकी पत्रीदार बनाने के लिए। अब बेटा बात रखिएगा कि जो हम कोर बनाते हैं वो डिपेंड करती है इनकी स्ट्रक्चर पे। तो हमारे पास जो लेमिनेशन यूज की जाती हैं वो किस स्टाइल की होती हैं, या तो ये आई टाइप होती हैं, आई टाइप लेमिनेशन यूज की जाती हैं, या फिर ई टाइप या फिर एल टाइप। तो ये हमारे पास लेमिनेशंस की इनकी टाइप्स होती हैं कि आई टाइप लेमिनेशन यूज कर लें या ई टाइप अगर या एल टाइप। अगर आपको कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाना हो तो दो एल टाइप जो है वो यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक एल यहाँ पे ऐसे रख देते हैं लेमिनेशन को और दूसरी बेटा यहाँ पे रख दी जाती है लेमिनेशन। अब इस ऊपर वाली जो लेयर आएगी वो उल्टा देते हैं, वो यहाँ पे इसके ऊपर ये रख दी जाती है और इस जॉइंट को आपने बंद करना होता है। तो इस तरीके से जैसे मैं अगर आपको ये मेरा हाथ नजर आ रहा हो तो दिस इज योर 2 एल लेमिनेशन एल टाइप। तो आप बेटा एक ऐसे रखेंगे
और दूसरी फिर ऐसे रखते जाएंगे। अब देखें कि इसके ऊपर जहाँ पे जॉइंट आता है ऊपर वाली लेयर जो है वो इसको कवर कर रही होती है। तो इस तरीके से हम दो एल टाइप लेमिनेशंस को आपस में जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास एक कोर मिल जाएगी। अगर आपको शेल टाइप कोर बनानी है तो शेल टाइप कोर में हम ये दो कोर जो है लेमिनेशन जो है वो यूज करते हैं। तो उसमें क्या होती है कि एक ई टाइप यहाँ पे रखते हैं और इसके सामने एक आई लगा देते हैं। ऊपर वाली लेयर में यहाँ पे आई रखेंगे और ये ई उल्टा के लगाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास जो कोर नजर आए कोर मिल जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी, शेल टाइप कोर हम बोलते हैं। तो याद रखिएगा ये तीन हमारे पास टाइप्स होती हैं लेमिनेशंस की। तो इन लेमिनेशंस को आपस में जोड़कर एक कोर बना दी जाती है। अब कोर क्या काम करती है ये आपको पहले भी बताया है कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। अब देखेंगे इन दोनों सर्किट जो है वो आइसोलेट होते हैं, आपस में अलग अलग होते हैं, लेकिन इन मैग्नेटिकली आपस में कनेक्ट होते हैं। तो कोर एक ऐसा पार्ट आता है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस करता है और यही पैदा होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जब नेबरिंग कॉइल के साथ जाके लिंक करता है तो म्यूचुअल इंडक्शन होता है, तो उसके अंदर भी ईएमएफ पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज बता दी गई है कि हमने कोर और लेमिनेशंस क्यों करते हैं, फॉर मिनिमाइजिंग द एडी करंट लॉसेस। कैंडिडेट करंट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम इसकी लेमिनेशंस बना देते हैं। और कोर का क्या मकसद होता है, बेसिकली इसका काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना और यही पैदा करता फ्लक्स जो है जब सेकेंडरी कॉइल के साथ जाकर लिंक करता है तो उसके अंदर भी ईएमएफ पैदा हो जाती है। दूसरी आती है नंबर 3 पे आता है वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर के अंदर दो किस्म की वाइंडिंग यूज की जाती है, एक हम बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और एक हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग जो कि सप्लाई को जो जिसको सप्लाई वोल्टेज दिए गए हैं, यानी कि ऐसी वाइंडिंग जस्ट लाइक दिस। ये अगर मैं ट्रांसफार्मर के फिगर बना रहा हूं, आप इसमें देखें ये प्राइमरी वाइंडिंग है एनपी और ये एनएस। अब वो वाइंडिंग जो कि सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट की गई होगी उसे हम यानी प्राइमरी वोल्टेज जिसको दिए गए हो वो हमारे पास प्राइमरी कॉइल कहलाती है या प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। और जिसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस करते हैं म्यूचुअल इंड्यूस, या जिसकी तरफ हम लोड लगाते हैं, जिस कॉइल का हम लोड लगाते हैं, दिस इज योर लोड, उस वाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो याद रखिएगा दो किस्म की वाइंडिंग यूज की जाते हैं जिनके ऊपर कॉमन कोर के ऊपर, जैसे देखिए अगर हमारे पास मेरा कोर है तो आप इस लेंथ के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे और इसके ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग कर देंगे। तो यहां पे जब आप इसको प्राइमरी वोल्टेज देते हैं तो इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। अब देखिए कि यही फ्लक्स इस कोर के थ्रू जाके सेकेंडरी के साथ लिंक कर रहा है एनएस और यहां पे आपको वीएस मिलना शुरू हो जाते हैं। तो यहां पे देखिए कि ये फ्लक्स जो है ये कोर के थ्रू इस प्राइमरी को जब आपने सप्लाई वोल्टेज दी है तो इसने कोर को मैग्नेटाइज कर दिया। मैग्नेटाइज करने से क्या होगा, यहाँ पे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ये अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जब सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक करता है तो इसके अंदर भी ईएमएफ पैदा हो जाती है। तो ये हमारा काम होता है इसकी वाइंडिंग्स का। नेक्स्ट आती है टेपिंग। टेपिंग का क्या मकसद है कि अगर आपको एक ही ट्रांसफर से डिफरेंट वैल्यू के वोल्टेजेस हासिल करना हो तो फिर हम टेपिंग यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है उसको हम डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो मुख्तलिफ वोल्टेज जो है वो हासिल होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर ये हमारे पास लेमिनेशन कोर है तो यहाँ पे आपने इसकी प्राइमरी वाइंडिंग को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बल्कि सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। इसमें एक एंड जो है हम कॉमन रख लेते हैं, ये हमारे पास कॉमन आ जाता है। तो आप देखें कि जिस वक्त आप यहाँ पे वीपी देंगे, प्राइमरी वोल्टेज देंगे, तो अगर आपने ये दो, ये ए, ये बी, ये सी, डी एंड ई, तो आप इसमें देखें कि आपको डिफरेंट वोल्टेजेस जो हासिल होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, टेपिंग्स। अब दिस इज योर कॉमन पॉइंट, ये कॉमन है, ये कॉमन यूज कर लेते हैं। अब इसमें से जहां से अगर आप ए के साथ कनेक्ट करते हैं, लोड यहां पे कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे वोल्टेज कम मिलेंगे क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो यहां पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो ये फ्लक्स जब इस कॉइल इस हिस्से के लिंक करेगा और इस हिस्से के दरमियान आपने वो लोड लगाया हुआ है तो यहां पे वोल्टेज VA मिलना शुरू हो जाएंगे।
तो अगर आप यहाँ से डिस्कनेक्ट करके आप इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं तो अब क्या होगा कि यहाँ पे ये VB जो है ये भी ऐड हो जाएंगे, VA प्लस VB। आप नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो गई हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज भी इंक्रीज होते जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप इस C के साथ लगा देते हैं तो आप क्या होगा कि ये कॉइल प्लस ये कॉइल प्लस ये तीनों टर्म जो है वो ऐड हो गए, नंबर ऑफ वोल्टेज इंक्रीज, वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो इंक्रीज होती जाएगी। अगर आप यहाँ से डिस्कनेक्ट करके D के साथ लगा देते हैं तो आप इतने टर्न्स और मजीद इसमें आ जाएंगे। अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं तो आप यहाँ पे क्या होगा कि फुल वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज जो हमें हासिल होना शुरू हो जाते हैं। तो टेपिंग का मकसद क्या होता है कि अगर आप डिफरेंट वैल्यूज की वोल्टेज हासिल करना चाहते हैं तो सेकेंडरी साइड की कॉइल को आप डिफरेंट वोल्टेजेस में यानी कि उसकी टेपिंग जो है वो निकाल लेते हैं। दिस इज कॉल्ड टेपिंग्स। आगे आता है बेटा इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या है कि ये ऑयल होता है, इंसुलेटिंग ऑयल, इसको हम ट्रांसफार्मर ऑयल भी बोलते हैं, मिनरल ऑयल भी कहते हैं। तो अब इसका मेन मकसद क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग की हुई है और कोर है, इसके अंदर हीट जो है वो पैदा हो रही होती है। तो हीट पैदा होने की वजह से वाइंडिंग के जलने का खतरा होता है, तो इसलिए आप इंसुलेटिंग ऑयल जो है यूज करते हैं ताकि वो उस वाइंडिंग को ठंडा कर दे। तो इंसुलेटिंग ऑयल बेटा दो काम करता है, याद रखिएगा। पहला काम इसका क्या होता है, प्रोवाइडिंग द कूलिंग, तो इसको कूलिंग प्रोवाइड करता है। तो पहले इसका काम क्या है बेटा कि कूलिंग प्रोवाइड करना, कॉइल को भी कोर को भी। दूसरा इसका मेन काम क्या है, इंसुलेशन प्रोवाइड करना ताकि हर कॉइल जो है वो आपस में आइसोलेट भी रहे। इंसुलेशन भी प्रोवाइड करना है। अब देखिए कि अब एक ही हमारे पास योक है, उस योक के अंदर ही आपकी प्राइमरी वाइंडिंग मौजूद है, उसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग मौजूद है, तो कोर भी इसके अंदर ही मौजूद है। अगर वाइंडिंग हीट अप होती जाती है तो जब हीट अप होगी तो वो कोर के साथ शॉर्ट सर्किटेड होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो लिहाजा क्या किया जाता है कि इसके अंदर ऑयल डाल दिया जाता है, और ऑयल कौन सा होता है, ये इसको हम ट्रांसफार्मर ऑयल भी बोलते हैं या मिनरल ऑयल भी कहते हैं। तो मिनरल ऑयल जो है जब इसमें डालेंगे तो क्या करेगा वो ऑयल, एक तो तमाम वाइंडिंग को ठंडा रखेगा और दूसरा क्या है कि हर वाइंडिंग को आपस में आइसोलेट भी रखता है। तो ये बेटा इसके पार्ट्स थे, बेसिकली जो 5 पार्ट्स थे, तो आपने इनको हमने डिस्कस कर लिया। तो आप इस वीडियो को फुल देखिएगा और कोशिश करें कि अपने नोट्स आप खुद बनाएं जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसी का आस्ते आस्ते अगर आप वीडियो पॉज करते रहें और साथ साथ नोट्स लिखते रहें तो आपके नोट्स बेटा कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इस लेक्चर को गौर से देखिएगा। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।